और दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज शुरू करते हैं अपने लोग पॉलिटेक्निक का। जैसे कि आपको पता ही है कि मई में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक का। और एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए जो है तैयारी भी करना पड़ता है, ठीक है। और इसी तैयारी के कड़ी में मैं आज आप लोगों के लिए अभी आप लोगों का कुछ दिन टाइम बचा हुआ है, तो मैं 20 दिन में आप लोगों को ये 20 दिन जो है अगले 20 दिन, आज के बाद से अगले 20 दिन आप लोगों को मैं डेली जो है एक PYQ करवाऊँगा, एक सेट, ठीक है, एक सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवाऊँगा। टोटल 30 सेट करवा दूंगा मैं आप लोगों का, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पांस दीजिएगा, अगर आप लोग जो है यहाँ पे चैनल को अगर ग्रो करवाइएगा तो ठीक है, क्योंकि देखिए लैब आने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो मैं आप लोगों को लैब आके क्लास दूंगा। अदरवाइज जो है मैं आप लोगों को डेली एक वीडियो देता रहूँगा। अगर जो है यहाँ पे लैब का जो है जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का, अगर वो फुलफिल नहीं होता तो डेली आप लोगों के लिए एक सेट मैं लेके आऊँगा, ठीक है, एक सेट मैं लेके आऊँगा ज़रूर। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपने लोग पॉलिटेक्निक के लिए जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। एक्चुअली देखिए अगर मैथ का मैं करवाने लगूंगा यहाँ पे आप लोगों का, तो यहाँ पे टाइम बहुत कम है, ठीक है, और वहाँ पे टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आप लोगों को मैथ का भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं मैथ का भी जो है आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। एक दिन में एक सेट करवाना है, ठीक है, एक सेट करवाना है, या हमको 30 सेट करवाना है तो एक दिन में अगर 2 भी करवाना पड़ेगा तो मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और बहुत जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो आए हुए हैं, वही एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आप लोग कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये मायने नहीं रखता है, लास्ट में आप ये करके जाइएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट सारे के सारे क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपका भौतिकी है, ठीक है, फिजिक्स जिसको आप लोग बोलते हैं। तो एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, ये याद करने वाले क्वेश्चन है। तो कितने होते हैं, एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, 10⁻⁴, ठीक है। ये आप यूनिट जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। अगला पूछा था आपका कि पीट में परसेंटेज कार्बन होते हैं। दूसरा नंबर है कि पीट में परसेंटेज कार्बन होते हैं। तो बताइए कितने परसेंटेज कार्बन होते हैं पीट में, आपको पता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 कार्बन पढ़े होंगे आप लोग। और चारों कार्बन में जो सबसे गंदा वाला कार्बन रहता है, जो सबसे नीचे में रहता है, उसमें कितना रहता है, वही के बारे में आपसे पूछ रहा है। और उसमें कितना रहता है कार्बन आपका जो है, केवल और केवल 27% कार्बन रहता है। और बाद बाकी क्या रहता है उसमें, जो जलने लायक चीज़ नहीं रहते हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के आपके कार्बन होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के ये आपके कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कार्बन होते हैं, जिसमें पीट होता है सबसे कम कार्बन, उसमें जो है परसेंटेज पाया जाता है। तो 27% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि CNG का मुख्य अंग क्या होता है। अब CNG गैस के बारे में पूछ रहा है। आजकल आप लोग देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे हैं, मोदी जी, वो लगातार बोल रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल है, उसमें जो पेट्रोल डीजल है उसके जगह पे जो है आप CNG का यूज़ कीजिए, CNG गैस का यूज़ कीजिए। क्यों बोलते हैं, तो ये जो है आपको ज़्यादा आपको क्या करता है, एनर्जी देता है। और CO2 का जो इमिशन है ना, वो कम करता है। अगर CO2 का इमिशन कम होगा तो क्या होगा सर, देखिए CO2 क्या है, एक प्रकार का आपका ग्रीन हाउस गैस है। क्या है, ग्रीन हाउस गैस। अगर ये ज़्यादा रहेगा तो आपका जो वायुमंडल है वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। आपको जो गर्मी लगती है वो और ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगेगी। ये क्या करती है CO2, आपके जो वायुमंडल में जो सूर्य के द्वारा विकिरण आता है उसको कैप्चर कर लेती है, उसको पकड़ लेती है, उसको छोड़ती नहीं है, जिसके कारण आपके वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको कम करने के लिए किसका कह रहा है यूज करने के लिए, CNG का बोल रहा है कि मैक्सिमम यूज कीजिए। तो इस CNG में जो है कौन सी गैस का जो है मुख्य घटक होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपको ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है ना ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, CO2 हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ब्यूटेन होता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी यानी कि मीथेन हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेन किसके लिए होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा कि ब्यूटेन जो है मुख्य घटक किस गैस का होता है, ठीक है, किस गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। और इथेन का क्या एक नाम है वो भी आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। और आगे का जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, अगला वाला सेट कराऊंगा, तो उसमें भी आपको जो है ये सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, रिपीटेड है सारे के सारे। इसीलिए सबको मैंने एक जगह आप लोगों का इकट्ठा कर लिया है। बशर्ते है कि आप लोगों का अगर सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं और एफर्ट लगा के आप लोगों को सारा चीज़ करवाऊंगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस
एक का कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। अब कैलोरी मान के बारे में पूछ रहा है तो कैलोरी का मतलब क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा उसी का कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होगा, है कि नहीं, ऑब्वियसली सी बात है। तो बताइए कि नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होती है, ठीक है, प्राकृतिक गैस जैसे आप लोग मीथेन बोलते हैं CH4, ठीक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, नेचुरली जो बोला जाता है सिर्फ यही ठो नहीं रहता है, मीथेन ही ठो नहीं रहता है, लेकिन नेचुरली बोला जाता है आप लोग को। जैसे LPG हो गया तो इसमें क्या रहता है आपका, ब्यूटेन वगैरह रहता है, ठीक है। जैसे आपका जो है बायोगैस, जो गोबर गैस वगैरह से बनता है उसको बायोगैस बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है। तो सबसे ज़्यादा जो है ऊष्मा कौन सी गैस देगा ये आपको बताना है। तो बताइए सबसे ज़्यादा ऊष्मा आपको कौन देगा अगर जलेगा तो। अगर आपको जो है मतलब 1 लीटर हाइड्रोजन जलता है, 1 लीटर आपका नेचुरल गैस जलता है, ठीक है, 1 लीटर नेचुरल गैस जलता है, 1 लीटर जो LPG जो है LPG जलता है, या आपको जो है बायोगैस 1 लीटर जलता है। तो सब में से जो है सबसे अधिक ऊर्जा किस में मिलेगा आपको, तो हाइड्रोजन में मिलेगा। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा किसका होता है कैलोरी वैल्यू, हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका जो है H2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, H2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यह बायोगैस का एक अंग है, ठीक है। तो बायोगैस अभी पढ़े नीचे में अपने लोग, ठीक है। तो बायोगैस का कौन सा जो है अंग है ये आपको बताना है। बायोगैस का बायोगैस में क्या क्या मिला हुआ रहता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। बायोगैस में क्या क्या मिला हुआ रहता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो उसमें क्या रहता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड यही नहीं रहता है बायोगैस में। तो उसी में से आपको जो है इसका सही उत्तर देना है। तो इसमें आपको मीथेन कहीं पे दिख रहा है, एक CH4 हो गया और क्या होता है CO2 होता है। तो इसमें आपको कहीं पे मीथेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, CO2। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बायोगैस का मुख्य घटक होते हैं। इसमें जो है बहुत कम मात्रा में आपका H2S और NH3 होता है, ठीक है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और NH3 अमोनिया, ठीक है। ये आपको जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में, इसीलिए जो है मुख्य घटक को ही पकड़ा जाता है। तो वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन तो होगा नहीं, ठीक है, SO2 तो सल्फर तो होता नहीं है, ठीक है। तो H2S होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत में कहाँ पर जो है ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऊर्जा पर कहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन जो है आपको कहाँ पे होता है बताइए, कि कोयम्बटूर पटना में होता है। सबसे पहले तो पटना को हटा दीजिए, पटना में तो होता ही नहीं है, ठीक है। मुंबई, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर बच गया, ठीक है। कोयम्बटूर को हटा दीजिए, ठीक है, कोयम्बटूर को हटा दीजिए। ये भी जो है आपका जो है माउंटेनियस इलाका है, तो इसको भी हटा दीजिए आप। 2 चीज़ बच गए, एक मुंबई बच गया, एक कन्याकुमारी बच गया, ठीक है। दोनों आपका जो है एक दोनों कोस्टल साइड का एरिया है, ठीक है। कन्याकुमारी और मुंबई क्या है आपका समुद्र के किनारे का एरिया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है, मुंबई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, ठीक है। कस्तूरी मृग जो होती है, ठीक है, जिसको आप लोग सब कुछ को तो हिरन ही बोलते हैं, लेकिन हिरन टाइप के देखने में लगते हैं वो, लेकिन होते नहीं है, ठीक है। तो कस्तूरी मृग के जो है संरक्षण का कहाँ पे हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बताइए मनाली हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, मानस हो जाएगा या गिर वन हो जाएगा, तो ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए काजीरंगा कहाँ पे है आपका, ये तो आपका कहाँ पे है, ये असम में है आपका काजीरंगा। यहाँ पे गेंडा के लिए ये बहुत ही फेमस है। ये गिर वन कहाँ पे है आपका, गुजरात में है, ठीक है। यहाँ पे जो है शेर के लिए बहुत फेमस है आपका। 2 चीज़ बच जाता है, तो मानस तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, मानस होगा नहीं। आपका कहाँ पे हो जाएगा, मनाली में हो जाएगा, ठीक है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 7 का क्या हो जाएगा, उत्तराखंड के जो है हिमाचल में जो है कस्तूरी मृग के संरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनाली हो जाएगा। उत्तराखंड के हिमाचल में ये पाए जाते हैं, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट जो जब 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए तो यह कितनी शक्ति खर्च करेगा, ठीक है, यह कितनी शक्ति खर्च करेगा। तो देखिए 2 चीज़ होता है, एक पावर होता है, ठीक है, पावर होता है। पावर क्या होता है आपका, I स्क्वायर और टी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आर और टी। ये आपका हो गया क्या, शक्ति। ये आपका क्या हो गया, एनर्जी। इसको क्या बोलेंगे, एनर्जी। ये आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। जब शक्ति को पर यूनिट टाइम से आप डिवाइड कर देते हैं, टाइम से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो यही बोला जाता है कि इकाई समय में किया गया कार्य, ठीक है। इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में क्षय की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं आप,
पावर बोलते हैं या शक्ति बोलते हैं। तो ये टी से टी कट गया, ठीक है, तो ये क्या बच गया, आई स्क्वायर आर बच गया। तो ये क्या हो गया आपका, पावर हो गया। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि शक्ति कितना होगा, तो शक्ति कौन है आपका, आई स्क्वायर आर टी, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, ऊर्जा है, यही शक्ति है आपका। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है, आई स्क्वायर आर। और इसको ये आपका शक्ति हो गया। और इसको आप इस तरीका से और लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका और एक फार्मूला होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, उसके बाद इसको जो है कन्वर्ट कीजिएगा तो वी स्क्वायर आर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। इसका एक और फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है आपका P इजकल टू वी आई होता है। तो 3 फार्मूला हो गया, ठीक है, P इजकल टू वी आई स्क्वायर आर, और इसका जो है वी स्क्वायर अपॉन आर, ये तीनों चीज़ हो गया। तो ये कैसे निकल के आता है ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है शक्ति के बारे में पूछ रहा है, तो सॉरी, तो शक्ति इसका क्या हो जाएगा, ये तो एनर्जी हो गया, ये ऊर्जा हो गया, शक्ति आपका ये हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शक्ति, ये आपका शक्ति हो गया। तो शक्ति का मान क्या क्या है, वी स्क्वायर आर है, आई स्क्वायर आर है, और इजकल टू वी आई है, ठीक है, ये आपका ऊर्जा हो गया और ये शक्ति है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है वैल्यू पुट करना है और आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही उत्तर आपको जो है क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो P इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़, पहले अब यहाँ पे देखेंगे कि अपने लोग को क्या क्या दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अपने लोग को क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे अपने लोग को पावर का मान दिया है, वाट दे दिया है, ठीक है, तो पावर हो गया। यहाँ पे वोल्ट दे दिया है तो वोल्ट भी हो गया। तो वोल्ट और पावर जहाँ जहाँ पे होगा ना उसको पकड़ लेंगे, ठीक है, वोल्ट और पावर देखिए कहाँ कहाँ पे है, वोल्ट यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, और यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको काट दीजिए, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ पे आपको वोल्ट दिया है उसको पकड़ना है, ठीक है। तो पावर बराबर, मैं फिर से साफ से लिख दे रहा हूँ आपको, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, क्या पावर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वी स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, ये पावर का फार्मूला होता है। और अगर इसको ऐसे लिखिएगा आर बराबर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि पी का भी मान दिया है और यहाँ पे जो है वी का भी मान दिया है, ठीक है। तो आर वन इजकल टू क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर वन इजकल टू वी का मान कितना होगा, 220 वोल्ट का स्क्वायर करना है आपको यहाँ पे, और नीचे में क्या करना है आपको पी, तो पी सॉरी यहाँ पे 220 वोल्ट नहीं होगा आपको, ऊपर में हाँ वोल्ट, सही है सही है सही है। नीचे में आपको क्या लिखना है, पावर लिखना है, ये आपका वी हो गया और ये आपका जो है पी हो गया। तो नीचे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। अब यहाँ पे R1 निकल गया आपका, ठीक है, ये क्या निकल गया आपका, R1 निकल गया। अब यहीं से जो है आप R2 निकाल लीजिए, ठीक है, R2 निकाल लीजिए। यहाँ पे दूसरा पेन से मैं लिख दे रहा हूँ, तो R2 यहाँ से निकल जाएगा कितना, ये भी निकल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर निकल जाएगा। वी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, वी का वैल्यू 100 है, ठीक है, तो 100 रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, वी का वैल्यू कितना है, तो 100 है, तो 100 यहाँ पे रख दीजिए। तो ऊपर में 100 रख देंगे तो 100 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 110 है, सॉरी 110 है, तो 110 रख दीजिए ऊपर में, ठीक है, 110 रख देना है आपको ऊपर में, तो 110 रख दीजिए। 110 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा, आर को उधर भेज देंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और पी का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। तो ये R2 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, R2 हो गया, और हमको P2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे जो है आपका P1 का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए R1 और R2, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही परिपथ में जुड़ा हुआ है। क्या है कि विद्युत बल्ब जो है आपका, विद्युत बल्ब क्या कर रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट और 100 वाट को जब 100 वोल्ट और 100 वोल्ट पे प्रचालित किया जाता है तो उसका क्या रहेगा, आर तो हमेशा कांस्टेंट रह जाएगा उसका, क्योंकि एक ही परिपथ में उसको जो है चेंज कर रहा है, वोल्टेज उसका क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। लेकिन जो बल्ब है आपका उसका तो रेजिस्टेंस एक ही रहेगा ना, क्योंकि बल्ब एक ही है, ठीक है, एक ही बल्ब को दूसरे आपको जो है वोल्टेज पे चेक कर रहा है, तो बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो तो एक ही रहेगा, ये नहीं है कि बल्ब चेंज कर रहा है, बल्ब वही है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना, R1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो इसका आपको जो अगर इसको बनाइएगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर क्या हो जाएगा आपका, तब यहाँ से आ जाएगा 220 का स्क्वायर बट्टा 100 और बराबर कितना हो जाएगा 110 का स्क्वायर, और बट्टा में क्या आ जाएगा आपका P2, ठीक है, P2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप P2 का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से अगर आप P2 का वैल्यू आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पे कीजिएगा तो आपको वैल्यू आएगा 100/4 और इसका वैल्यू आ जाएगा 25 वाट, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 वाट। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये आप समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि वाटर गैस क्या होता है, ठीक है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, तो ये सारे चीज़ आप लोगों को जो है याद रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब आपको घुमा घुमा के पूछेंगे। देखिएगा कि आप अगले क्वेश्चन में या नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन बनाइएगा नेक्स्ट ईयर का, तो वहाँ पे जो है आपको प्रोड्यूसर गैस के बारे में पूछा होगा, तो यही सारी चीज़ें जो है घुमा घुमा के आपको
पूछा जाता है। तो बताइए 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? वाटर गैस जो है किसको बोला जाता है? ठीक है, 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी H2+CO। ठीक है, H2+CO को जो है क्या बोला जाता है? वाटर गैस बोला जाता है। H2+CO को क्या बोलते हैं? वाटर गैस इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ये जो इस तरह से आप लोग का लिखा है ना, इस तरह से, तो इसका मतलब क्या हो गया? N2 है वो। ठीक है, वो जो है टाइपिंग में वैसे हो जाता है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया? N2 हो गया। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसका मतलब N2 हो जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन कि प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं। देखिए अभी तुरंत बोले ना आपको कि वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस जो है, ये सारे चीज़ आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो बताइए प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? तो ये आपको याद रखना चाहिए। वहाँ पे क्या था? CO प्लस क्या था? CO+H2 था, तो उसको क्या बोलते थे? वाटर गैस बोलते थे। यहाँ पे प्रोड्यूसर गैस बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CO+N2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? CO+N2। इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या जो है क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 10 का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर CO में जो है हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? बताइए, वाटर गैस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर की डेसिबल के इस न्यूनतम स्तर के ऊपर शोर प्रदूषण होता है। ठीक है, अब देखिए कि आप लोग जो आवाज़ करते हैं, चाहे कोई भी अगर शोर मतलब बोलता है या कुछ भी करता है, तो उसमें क्या होता है? आपका आवाज़ निकलता है। आवाज़ के स्तर को किस हिसाब से मापा जाता है? फ्रीक्वेंसी को तो डेसिबल में नापा जाता है। तो अब बोलता है कि नॉर्मल जो अपने लोग बात करते हैं वो तो शोर नहीं कहलाता है। तो शोर कब कहलाता है? कितना डेसिबल ऊपर चले आता है, कितना डेसिबल से आपका ऊपर हो जाएगा तो वो शोर कहेंगे उसको। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आपके सामने में ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको इसको क्या कर दिया कि छोटा कर दिया 11 नंबर में, तो छोटा कर दिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा कि 80 डेसिबल से जब आवाज़ ऊपर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? शोर बोलेंगे। जैसे स्टेडियम में देखते होंगे ना कि जब विकेट गिरता है या छक्का मारता है तो सब लोग जो है जोर से चिल्लाता है। तो देखिएगा कि क्रिकेट वाला देखिएगा कि जब स्ट्रीमिंग होता रहता है क्रिकेट, तो साइड में आपको डीबी दिखाएगा। ठीक है, वहाँ पे दिखाएगा कि कितना शोर ऊपर तक गया है। तो कभी कभी 128 डीबी तक चले जाता है। तो देखिए 180 से कितना ज़्यादा है, तो ये तो शोर ही कहलाएगा। तो इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? शोर बोलेंगे। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोगों को जो है मैं बोला हूँ तो 30 PYQ का सेट करवाऊंगा। अगर आप लोग अच्छा से रिस्पांस देंगे तो अभी एग्जाम का बहुत दिन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री का करवा दूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, अगर बोलिएगा तो मैं मैथ का भी सारे के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले यही आपका रामबाण है। एग्जाम से पहले आपका यही रामबाण है, यही आपको बताएगा कि आपको कितना जो है सही हो रहा है और कितना आपका जो है तैयारी अच्छा नहीं है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि शाकाहारियों से मांसाहारियों तक ऊर्जा स्थानांतरण की औसत कुशलता क्या होती है। तो बताइए, शाकाहारी है एक। ठीक है, ये जो है एक शाकाहारी जीव है। ठीक है, यहाँ पे है। और मांसाहारी जीव जो है यहाँ पे है। ठीक है, ये आपका फूड चेन होता है। जो सबसे नीचे वाले रहता है उसको फर्स्ट बोलते हैं, जो सबसे लास्ट वाला रहता है उसको जितने नंबर पे आता है 3 4 5 बहुत सारे नंबर होते हैं तो उस पे आता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो औसत कुशलता उसमें कितनी होती है? तो उसमें 10%। आप याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बता नहीं सकते हैं, बहुतों जगह पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप याद रखिएगा कि जब शाकाहारी से मांसाहारी में जब ऊर्जा जब स्थानांतरण होता है तो औसत कुशलता उसका कितना होता है? तो 10% का औसत कुशलता होता है। ठीक है, 10% का औसत कुशलता होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किनकी होती है? इनकी होती है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में, अब यही मैंने आपको बताया कि जो खाद्य श्रृंखला होती है तो जो शाकाहारी होगा वो सबसे नीचे होगा, जो मांसाहारी होगा वो सबसे आपका ऊपर में होगा। ठीक है, वो आपका जो है ऊपर में होगा, यहाँ पे होगा। और जो शाकाहारी है वो आपका कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। ठीक है, ज़मीन पे होगा। अब देखिए यहाँ पे कि बोल रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो शेर है, जो आपको शिकार करते हैं, जो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको जो है जैसे शेर हो गया, ठीक है, जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, ईगल हो गया, ठीक है, ईगल हो गया। तो जितने भी ये आपको जो है ये आपके मांसाहारी जीव होते हैं वो सारे के सारे फूड चेन में कहाँ आते हैं? सबसे ऊपर में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? सबसे ऊपर में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। ठीक है, तो किसकी संख्या ज़्यादा रहेगी? शाकाहारी की अगर संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी तो ये तो सारे के सारे तो मर जाएंगे ना, ये सारे के सारे मर जाएंगे। इसीलिए शाकाहारी की संख्या आपका क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। और ये क्या होते हैं? पहले होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? 13 नंबर को क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पादक इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्पादक इसका जो उसको क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर, इसी को प्रोड्यूसर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। समझ गए आप लोग? इसी को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो इसका संख्या ज़्यादा रहना बहुत जरूरी होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आँख में प्रवेश कर रही प्रकाश की किरणें
किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो बताइए किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है प्रकाश की किरणें? तो आप आँख के बारे में पढ़े होंगे, आप लोग जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आँख के बारे में तो सब कुछ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है? आँख के बारे में तो है, सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे। यही होता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहीं पे आपका जो है लेंस लगा हुआ रहता है, यहाँ पे आपका आइरिस रहता है, ठीक है? यहाँ पे आपको सीरियली झिल्ली रहता है, ये आपका रेटिना हो गया, ठीक है? और यहाँ पे आपका छोटा सा वो रहता है, क्या, पुतली जिसको बोलते हैं, ठीक है? जिसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। तो वो पुतली क्या करता है, आपके आँखों में जो है कम रोशनी आएगा, कब ज़्यादा रोशनी आएगा, इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है? और यहाँ पे आपका जो है कचावदर्भ भरे हुए रहते हैं, ठीक है? आपको ये भी पूछ सकता है कि आपका जो रेटिना के सबसे पीछे वाला जो भाग है, रेटिना का कौन सा ऐसा भाग है जहाँ पे आपका जो है तस्वीर सबसे आपको क्लियर दिखाई देता है? तो आप लोग को पता होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? आप लोग बताइएगा किस भाग पे होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही होगा कि प्रकाश की किरणों को प्रवेश जब करते हैं तो उसको नियंत्रण कौन करता है, आपका पुतली करता है, आँख का पुतली करता है, लेंस नहीं करता है, परितारिका आइरिस नहीं करता है। इससे आपका आँख का कलर का पता चलता है, किसी का देखिएगा कि ब्लैक रहता है, व्हाइट रहता है, तो ये सारी चीज़ इससे पता चलता है। कॉर्निया भी जो है इसका नहीं करेगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दर्पण के सामने आप कहीं भी खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है? अब सीधा प्रतिबिंब कब बनेगा आपका, बताइए? अगर आपका उत्तल या समतल दर्पण है तो उत्तल और समतल दर्पण रहेगा तब तो ये गलत हो गया, ठीक है? उत्तल और समतल दर्पण रहेगा तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल और समतल दर्पण रहेगा तो ये आपका क्या हो गया, नहीं सॉरी, उत्तल और समतल दर्पण दोनों दिया है तो सही है, ठीक है? उत्तल और समतल दर्पण दिया है तो सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देख लेते हैं, अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण होगा नहीं। अवतल दर्पण अगर आपका रहेगा, ठीक है, और आपका ये पोल हो गया, आपका ये फोकस हो गया, या आपका सेंटर हो गया, अगर आपका प्रतिबिंब और ये आपका सेंटर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इन्फाइनाइट हो गया, इधर आपका इन्फाइनाइट हो गया, ठीक है? अगर इधर आपका क्या हो गया, इन्फाइनाइट हो गया। अगर इन्फाइनाइट पे कोई वस्तु रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, पोल और फोकस के बीच में। कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, हमेशा सीधा रहना चाहिए, तो अवतल दर्पण होगा नहीं, ठीक है? अवतल दर्पण इसमें होगा नहीं। अब यहाँ पे हम उत्तल दर्पण को लेकर चलते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये आपको पता है। चाहे कहीं पे भी रख दीजिए आप, चाहे कहीं पे भी रख दीजिए, ठीक है? चाहे आप इसी को अगर उत्तल दर्पण बनाना चाहे तो उत्तल दर्पण कैसे हो जाएगा आपका, कि इधर से कर देंगे और ये आपका जो है ये आपका हो गया, तो इधर से प्रतिबिंब आएगा, ठीक है? और यहाँ पे टकराएगा, ठीक है? और इससे जो है आपको जाते हुए अनुभव होगा, ठीक है? यहाँ से जो है आपको जाते हुए अनुभव होगा। तो उसको छोड़िए, वो आपका जो है डेरिवेशन का पार्ट हो गया, वो अभी अपने लोग को करना नहीं है, क्वेश्चन करना है, ठीक है? क्वेश्चन आप लोग को अच्छा से समझ में आना चाहिए। तो अगर हम उत्तल दर्पण लेते हैं तो इसमें भी पूरा सीधा का सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है? यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण बनाता है, ये आपको पता है। कहीं पे भी उसके पोल पे रखिए, उसके सेंटर पर रखिए, चाहे अनंत पे रखिए, ये जो आपका है उत्तल दर्पण है, तो ये आपका जो एक्सिस है, इसके मान लीजिए कि यहाँ पे आभासी होती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होती है, आभासी होती है। तो यहाँ पे चाहे यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी रखिए, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, सीधा ही प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है? समतल दर्पण में भी आपको क्या मिलेगा, हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब मिलेगा। तो इसमें दोनों दिया है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे जो है उत्तल और समतल दोनों में होगा, इसीलिए ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की एक उत्तल लेंस, ठीक है? अब उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहा है कि फोकस दूरी जो है 2 मीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी। अब उत्तल लेंस के बारे में पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाता है, इसका जो है पॉजिटिव हो जाएगा पावर, ठीक है? इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव कैसे मापते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है? जब प्रकाश की दिशा में जब जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। प्रकाश के विपरीत दिशा में जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है? तो ये बात आप लोग जानते होंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है? तो आप लोग जानते होंगे साइन कन्वेंशन के बारे में। अगर ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये आपका जो क्या है, ये आपका जो है पोल हो गया, फोकस हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे आपका जो है फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अगर इधर से इधर की दूरी जितना भी नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश के दिशा में जब दूरी नाप रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो यू हमेशा आपका क्या होता है, यहाँ पे यू आपका तो यहाँ पे जो है यू हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? और भी हमेशा क्या हो जाएगा, अगर इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये बातें मैं आपको बता रहा था कि प्रकाश की दिशा में अगर यहाँ पे नापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और प्रकाश के अपोजिट दिशा में नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यही अगर अवतल दर्पण उत्तल दर्पण रहता तो क्या होगा कि प्रकाश जिधर जा रहा है उधर ही जो है हम मेजरमेंट भी कर रहे हैं, इसी साइड में मेजरमेंट करते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि उसके विपरीत दिशा में हमको मेजरमेंट करना पड़ता है, इधर मेजरमेंट करता है, प्रकाश इधर जा रहा है, मेजरमेंट इधर कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका क्या होता है, निगेटिव हो जाता है। लेकिन वही अगर उत्तल दर्पण में जाएंगे तो जिधर प्रकाश जा रहा है, ठीक है,
प्रकाश मान लीजिए कि ये आपका सेंटर है, ठीक है, सेंटर की तरफ आ रहा है, ठीक है, सेंटर की तरफ आ रहा है, इधर से आ रहा है सेंटर की तरफ, और हम मेजरमेंट भी कहाँ से करेंगे, इधर से इधर ही करेंगे मेजरमेंट, तो उसमें जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताते चलूँ तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका जो पावर होता है 1/f होता है, ठीक है, पॉजिटिव में 1/f होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि आपको जो है उत्तल लेंस बोला है, तो 1/f हो जाएगा उत्तल लेंस का। वो लेंस के बारे में बोल रहा था यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दर्पण के बारे में समझा रहा था, सॉरी। तो लेंस का भी सेम टू सेम वही होता है, ठीक है, वही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने लोग को ज़्यादा करना है तो उसमें अभी नहीं घुसेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/, इसका क्या दिया है, फोकस दूरी 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 0.5, कितना में हो जाएगा, पॉजिटिव में। उत्तल लेंस पूछा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में, ऑप्शन बी। ये जरूर याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव वाला चीज़ जरूर याद रखिएगा, यहाँ निगेटिव में भी दिया है, ठीक है, तो ये निगेटिव मत मारिएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल लेंस, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए क्या पूछ रहा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी सर्वाधिक होगी इसके लिए, ठीक है, सर्वाधिक होगी इसके लिए। तो किसके लिए सर्वाधिक होगी उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो देखिए वैसे प्रकाश के लिए जो आपको जो है डायरेक्ट ज़्यादा जो है जिसका डेविएशन नहीं होता है, ठीक है, जिसका डेविएशन ज़्यादा नहीं होता, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके लिए जो है उसका फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाल प्रकाश हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी आपका f1 है, एक उत्तल लेंस से d दूरी पर रखा गया है। जब अनंत से आने वाली किरणें इस संयोजन पर गिरती है और पुनः अनंत से लौट जाती है तब d का मान क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे मैं सिंपल आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पे आप लोगों को सोचना नहीं है, और मैं यहाँ पे डेरिवेशन करवाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों का जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन करवाने वाला नहीं हूँ, सीधे इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि 2f1 + f2, 2f1 + f2 आप जो है याद रखिएगा, ठीक है, 2f1 + f2 इसको जो है जरूर याद रखिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि फोकस दूरी f, ठीक है, फोकस दूरी f। अभी इसको छोड़ते हैं, नहीं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर छोड़ रहे हैं, सर को नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे करना रहेगा करके मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कि सर को हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ये मत सोचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक दूरबीन यंत्र की आवर्धन क्षमता 9 मीटर है। जो कम थोड़ा टाइम लेगा ना उस टाइप का क्वेश्चन मैं खुद ही आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम लेगा उसको मैं स्किप करूँगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, जो भी आप लोग को सोचना हो। तो यहाँ पे देखिए जो कम टाइम लेगा उसको मैं बताऊँगा। तो आवर्धन क्षमता कितना है, 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब इसके अभिदृश्य यथा नेत्रिका के बीच की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर होती है। तो इन लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः होगी। तो लेंस की फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका आवर्धन क्या हो जाएगा, इसका जो है f0/fe लिखते हैं, ठीक है, f0/fe लिखते हैं। और इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, 9 दिया है, इसका वैल्यू कितना दिया है आपको, 9 दिया है। तो यहाँ से आप f0 का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 9fe हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9fe हो जाएगा, ठीक है, 9 आपका जो है fe हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं। जब समांतर किरणों के लिए जो है समायोजित करते हैं, जब समांतर किरणों के लिए जो है लेंस को समायोजित करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, L = क्या हो जाएगा, f0 + fe इसका जो है टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। टोटल लेंथ f0 + fe, इसका वैल्यू कितना दिया है टोटल लेंथ का, 20 सेंटीमीटर दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए आपको इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वैल्यू कितना निकल के आएगा, आपको पता है आपको वैल्यू कितना निकल के आएगा, f0 का वैल्यू आपको निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। f0 का वैल्यू आपको कितना निकल के आएगा, 80 सेंटीमीटर। और fe का वैल्यू आपको निकल के आएगा, fe का वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो छोटा क्वेश्चन रहेगा बताने वाला वो मैं बता दूंगा, यहाँ पे जो टाइम लेगा ज़्यादा उसको मैं स्किप कर दूंगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। उसका मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस टाइप से करना है, उस टाइप से आप कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपको करना है तो आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि नहीं सर बता ही दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से जरूर आप लोग के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मैं करूँगा, लेकिन अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा तो मैं ठीक है तो फिर रहने देते हैं। उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के लास्ट टाइम है। अगर बड़ा क्वेश्चन करने लगिएगा तो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो इसका छोटा क्वेश्चन भी छूट जाएगा। तो देखिए 20 प्रकाश की एक कांच की प्लेट जिसकी मोटाई t है, ठीक है, उसका जो अपवर्तनांक है mu है, ठीक है, कितना है अपवर्तनांक उसका mu है, ठीक है।
यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ टाइप किया गया है, ठीक है, कुछ गड़बड़ टाइप किया गया है। एमयू तो होगा नहीं उसका, ठीक है। तो मैं एक बार थोड़ा पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसका जो है अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, ठीक है, एमयू नहीं होगा, यहाँ पे म्यू होगा, सिर्फ यहाँ पे म्यू है, ठीक है। अपवर्तनांक म्यू है, तो म्यू है से गुजरता है। यदि प्रकाश का वेग वायु में c है तो प्लेट में से गुजरने में लगा समय, ठीक है। तो अब प्लेट में से कितना समय लगेगा उसको गुजरने में, ये आपको बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन में ये आपको बताना है कि प्लेट में से गुजरने में उसको कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपका सीधा हो जाएगा म्यू टी अपॉन कितना हो जाएगा, म्यू टी अपॉन कितना हो जाएगा, सी। म्यू टी अपॉन कितना हो जाएगा, सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। वायु का वेग कितना है आपका, वायु का वेग आपका कितना है, सी है, ठीक है। तो वायु का वेग आपका कितना है, सी है। तो म्यू इक्वल टू, अब आप लोग में से कुछ लोग बोलिएगा सर डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट इतना छोटा क्वेश्चन को डायरेक्ट क्यों बता दिए। तो लीजिए, आपको डायरेक्ट नहीं अगर बताना है तो डायरेक्ट लीजिए कि कैसे होता है। देखिए अपवर्तनांक क्या होता है आपका, दूसरा पेन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ। अपवर्तनांक क्या होता है आपका, अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में आपकी प्रकाश की चाल, यही होता है ना आपका अपवर्तनांक। म्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू हो जाएगा, ठीक है। सी अपॉन म्यू इसका वेलोसिटी हो गया ना, तो सी अपॉन म्यू वेलोसिटी हो गया। आपको दूरी कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। तो आपको टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टी, जो दूरी है उसका, तो दूरी क्या है, टी है, मतलब मोटाई कितना है वही ना उसका दूरी हो गया, तो टी हो गया। और आपका वेलोसिटी कितना है, सी अपॉन म्यू है, ठीक है, सी अपॉन म्यू है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू ऊपर चले जाएगा, तो म्यू इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा, ठीक है। 20 नंबर का, 20 नंबर का आप लोग को बताना है कि सही उत्तर म्यू टी अपॉन सी, म्यू टी अपॉन सी, म्यू टी अपॉन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग, म्यू टी अपॉन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर में निम्न में से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, ये आपको बताना है। विद्युत शक्ति को, देखिए आपको विद्युत शक्ति और आपको जो है ऊर्जा, दोनों के बारे में मैंने बताया, ठीक है। ऊर्जा अलग चीज़ होती है और शक्ति आपका अलग चीज़ होती है। ऊर्जा क्या होता है आपका, ठीक है, एनर्जी जो होता है ये क्या होता है, आई स्क्वायर आर और टी होता है, ठीक है। पावर क्या होता है आपका, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, और P इक्वल टू वी आई होता है। तो ये तीनों चीज़ आपका जो है क्या है, ये पावर है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि परिपथ में शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है, तो शक्ति ये है ना। तो अब देखिए ये तीनों चीज़ में से कौन ऐसा चीज़ है जो नहीं है, ठीक है, वी आई हो जाएगा, ठीक है। आई स्क्वायर आर, ये जो लिखा हुआ है ये आई स्क्वायर आर है, इसका मतलब समझ गए आप लोग, इसका मतलब आई स्क्वायर आर है, इसका मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर है पहले वाला का, ठीक है। ये कभी फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला कभी पढ़े हैं क्या, कि कहीं पे लिखा हो कि आई आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर तो होता ही नहीं है। तो ये आपका जो है गलत उत्तर हो जाएगा, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन बी 21 का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि यदि एक चालक की प्रतिरोध 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका 7 ओम है, तो प्रति डिग्री सेल्सियस चालक की सामग्री की औसत तापमान की गुणांक बताइए, ठीक है। तो आपको इसका जो है गुणांक बताना है, बताइए इसके लिए क्या हो जाएगा सही उत्तर। आपको जो है इसका गुणांक बताना है, तो अल्फा का मान बताना है यहाँ पे, ठीक है। अल्फा का मान आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि टी आर टी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी वन, और यहाँ पे जो है 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस आपका क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। ये इतना होगा, ये अल्फ़ा हो गया आपका। फार्मूला सब देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है, फार्मूला सब देखते रहिएगा। अगर देखिए जो नहीं पढ़े हैं तो ये सब टाइप का क्वेश्चन को बिल्कुल टच मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको सब कुछ का जो है वैल्यू दिया हुआ है। तो आर यहाँ पे देखिए कि आर का वैल्यू, ठीक है, आर कितना डिग्री पे, 50 डिग्री पे, ठीक है। आर कितना डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हमको निकालना है, तो अल्फ़ा को वैसे ही रहने देंगे। टेम्परेचर यहाँ पे देखिए कितना है, T2 का मान 100 है और T1 का मान कितना है, 50 है। तो ये रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये रख दिए, इसको पोस्ट को बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये आर कितना पे है, आर ये 100 पे है, ठीक है, ये कितना पे है, ये 100 पे है। हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, अल्फ़ा का मान निकालना है। आर 50 पे कितना है और 100 पे कितना है, ये भी हमको दिया हुआ है।
R 100 पे कितना है, 100 पे 7 है, ठीक है। R 100 पे कितना है देख लीजिए यहाँ पे, R 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना दिया है आपको, ये 7 दिया है। R 50 पे कितना दिया है आपको, 5 दिया है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि एक ही आपको सिर्फ यहाँ पे अननोन बचता है, क्या, अल्फ़ा बचता है। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा 50, और ये कोष्ठ बंद। अब देखिए यहाँ पे इस 5 को अगर इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा, ठीक है, 7/5 हो जाएगा। और इस एक, ये क्या है, एक है, तो एक को यहाँ से घटा दीजिए, और नीचे में कितना से आपको डिवाइड करना है, फिर आपको नीचे में कितना से डिवाइड करना है, आप फिर 50 से डिवाइड करना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा, और अल्फ़ा का मान क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, अल्फ़ा का मान 0.008 हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो नहीं पढ़े हुए हैं वो इस सब क्वेश्चन को छूइएगा भी मत, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा आपका। मैंने बता दिया, ठीक है, बताना था तो मैंने बता दिया, क्योंकि पहले वाला एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो आप लोग को लगेगा कि सर को नहीं होता है इसीलिए जान के छोड़ दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ बात नहीं है भाई मेरे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में, एक धारा प्रवाहित कुंडली यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई तो उसमें, ठीक है, धारा प्रवाहित कुंडली, ठीक है, धारा प्रवाहित कुंडली, कोई कुंडली है, ठीक है, कोई कुंडली है ऐसे लंबी सी, ठीक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, उसके करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उससे क्या कर रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है, आए उससे निकल रहा है। उसको कहाँ पे रख दिए, उसको चुंबकीय क्षेत्र रेखा में रख दिए, ठीक है। यहाँ पे जो है समान चुंबकीय, यानी कि 20 से डिनोट करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, तो उसमें रख दिए हैं, ठीक है। तो उसमें रख दिए हैं तो उसमें क्या होगा, ठीक है, उसमें क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें आघूर्ण बन जाएगा, ठीक है, उसमें क्या बन जाएगा आपका, आघूर्ण बन जाएगा। ईएमएफ कब बनता है, जब इसमें जो है ऐसे ही आपको जो है चालक तार को विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में जो है अंदर बाहर करते हैं, तब उसमें क्या बनता है आपका, ईवीएफ बनता है, ठीक है, ईएमएफ बनता है उसका। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, उसमें आघूर्ण बनेगा, ठीक है, उसमें क्या बन जाएगा आपका, आघूर्ण बनेगा। जब एक धारा प्रवाहित कुंडली यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जाती है तो कुंडली में आघूर्ण उत्पन्न होते हैं तथा कुंडली और उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच घूर्णन करती है, ठीक है। चुंबक क्षेत्र और कुंडली के बीच में क्या होती है, घूर्णन होती है। ये आपका जो कैसा सिद्धांत है आपका, विद्युत मोटर इसी सिद्धांत पे काम करता है। आपको विद्युत मोटर जो है आपका इसी सिद्धांत पे काम करता है। इसमें जो है विद्युत ऊर्जा आपका यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी एक्स्ट्रा बातें थी जो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है, एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पे आप लोगों को बोल रहा है कि 1 ओम, 10 ओम और 100 ओम को समांतर श्रेणी में जोड़ता है, समतुल्य। तो 1/R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट होता है, 1/1 होता है, इसके बाद 1/10 होता है, फिर 1/ क्या होता है, 100 होता है, ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। यही नहीं इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट का क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही नहीं होता है जब समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है तो सीधे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू, और ये आपका जो है ऊपर वाला समांतर क्रम में हो जाएगा। तो ये मेन क्या है आपका, मेन यहाँ पे ये है, ठीक है, ये है मेन। तो इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, तो नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है, 1000 हो गया। यहाँ पे जो है 1000 हो जाएगा, वहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया, 1/R इक्विवेलेंट का, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया ये 1। तो ऊपर में आपका कितना हो जाएगा, 1011 अपॉन कितना में हो जाएगा, अब नीचे में कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए इसको उड़ाते हैं, इसको उड़ाते हैं। R इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पे क्या था, 1011 था, नीचे में 1000 था, हमको R इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 में आपको कितना से भाग देना पड़ेगा, 1011 से भाग देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसका, देखिए थोड़ा सा कम है, 1000 से क्या है, थोड़ा सा कम है, तो 9 के आसपास देखिएगा जो होगा ऑप्शन वही होगा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको वैल्यू दीजिएगा तो 0.9 के आसपास आएगा आप लोगों का, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल प्रतिरोध बताइए। तो देखिए आपको बता दे रहा हूँ, देखिए आपका जो है 3 ओम है, तो ये आपका जो है 3 ओम वाला एक तार हो गया, ठीक है, ये आपका 3 ओम वाला हो गया, ये आपका 6 ओम वाला हो गया, ठीक है, ये आपका 6 ओम वाला हो गया, ये आपका 3 और ये आपका 6 ओम वाला हो गया। और इन दोनों को किस में जोड़ दिया है कि 2 ओम के प्रतिरोध में फिर इसको जोड़ दिया है, ठीक है, ये आपका 2 ओम का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका बैटरी वगैरह जो जहाँ लगाना था लगा दिए हैं। तो अब ये दोनों जो है आपका किस में है, समांतर श्रेणी में, ठीक है, किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए आपका क्या कीजिएगा, 1/R कीजिएगा, 1/3 और 1/6 कीजिएगा। तो इसको कीजिएगा तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, R का वैल्यू, तो नीचे में कितना हो जाएगा आपका 6 आ गया, ठीक है, नीचे में कितना आ गया आपका 6 आ गया। ऊपर में इसको दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर में दीजिएगा तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 6/3 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसमें जो इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट लगेगा यहाँ पे, तो वो कितना लगेगा आपको,
2 ओम का लगेगा। इसमें कितना लगेगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया हूँ, इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको 2 ही आएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये नहीं कि सर डायरेक्ट लिख दिया तो आप भी डायरेक्ट लिखिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ही आप लोग को पता चलेगा कि ये 2 कैसे आया। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे अब इक्विवेलेंट लगा दिए हम, कितना का, तो 2 ओम का लगा दिए। अब यहाँ पे जैसे ही इक्विवेलेंट लगाए 2 ओम का, तो ये हो गया 2 ओम का, और यहाँ पे जुड़ा हुआ है 2 ओम का। तो 2 ओम किस में हो गया, अब पहले तो ये दोनों समांतर में था, अब सब का सब क्या हो गया कि श्रेणी में चले गया। तो अब 2 ओम और प्लस 2 ओम को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ओम कहाँ पे है, 4 ओम कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 25 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में आपको क्या बोल रहा है कि 3 ओम और 6 ओम को श्रेणी क्रम में 12 वोल्ट की सेल से जोड़ा जाता है, और 6 ओम द्वारा 1 मिनट में कितना 1 मिनट में खर्च की गई विद्युत ऊर्जा। अब ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया है और पावर के बारे में बताया है, दोनों चीज़ के बारे में मैंने अलग अलग से आपको बताया है। तो देखिए 3 ओम और 6 ओम आपको क्या करता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया 3 ओम वाला, और एक आपका जो हो गया ये आपका 6 ओम वाला हो गया। ठीक है, और इसको कितना वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए। तो 12 वोल्ट लिख दीजिए यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 6 लिखना है। लिख दिए 3 और 6, और यहाँ पे 12 भी लिख दिए। एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखिए, अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, पैरेलल में अगर रहता है, पैरेलल में अगर रहता है, तो वहाँ पे जो है आपका वोल्टेज दोनों प्रतिरोध के एंड में क्या होता है, वोल्टेज बराबर होता है। लेकिन अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसमें और यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ से जो होके धारा बहेगी, आई का जो वैल्यू होगा, ये दोनों में सेम ही होगा। समझ गए आप लोग, इस दोनों में जो धारा बहेगी वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो श्रेणी क्रम में रहेगा तो दोनों में प्रवाहित धारा सेम रहेगा, अगर समांतर क्रम में रहेगा तो दोनों इंड का क्या रहेगा, वोल्टेज आपका सेम रहेगा। तो इसी का यूज करेंगे अभी अपने लोग। ठीक है, इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे अभी अपने लोग। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में है, तो आर इक्विवेलेंट आपका क्या निकल के आ जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 और प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9 हो गया आपका, हो गया ना 9। अब यहाँ पे आपको आर निकल गया, आप यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, भी दिया हुआ है, तो आपको आई निकालना है। तो भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे लिखिए भी इक्वल टू आई आर, भी इक्वल टू आई आर लिखिए। अब वैल्यू पुट कीजिए सबका, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे आई का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, और आई आर का वैल्यू हमको 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो आई का वैल्यू अब कितना हो गया, अब यहाँ से इधर लेके जा रहा हूँ मैं, तो आई का वैल्यू कितना हो गया टोटल, आई का वैल्यू कितना हो गया 12/9। ये आपका आई का वैल्यू हो गया। हमको क्या पूछा है कि 6 प्रतिरोध, 6 ओम का जो प्रतिरोध है वो कितना विद्युत ऊर्जा जो है यहाँ पे जो है उत्पन्न करेगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में क्या होगा, I² R और T, यही ना होता है। एनर्जी के जब बात होती है तो यही होता है। ठीक है, मैं इसको जो है आप लोगों के लिए इसको इसमें देखिए, ये आपका हो गया ऊर्जा का। तो इसी फार्मूला में अब हमको सब कुछ रखना है, इसी फार्मूला में हमको अब सब कुछ रखना है। ये सब कुछ आप लोग नोट कर लिए, अब इस फार्मूला में हमको सब कुछ रखना है। याद रखिएगा कि आई का वैल्यू कितना आया, 12/9 आया है। आई का वैल्यू कितना आया है, 12/9 आया है। अगर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4/3। तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 4/3। धारा का वैल्यू कितना आया है, 4/3 आया है। तो चलिए अगला पेज पे जो है इसको क्लियर करते हैं और ई का वैल्यू निकालते हैं एनर्जी का। I² R और T था, तो आई का वैल्यू कितना था, 4/3 था, इसका स्क्वायर करना है। आर कितना था आपका, 6 था, यही 6 ओम है। और टाइम कितना था आपको, सेकंड में इसको करना रहता है, तो आपका 60 सेकंड लेके चलते हैं। ठीक है, 60 सेकंड इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, 16, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6 और ये आपका कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 3 बच गया, फिर 3 से काटिएगा तो 20 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो गया, 64। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 640। ठीक है, तो ये आपका जो है जूल, 640 जूल जहाँ पे होगा, ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए इसको। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, मैंने आपको डायरेक्ट लिख दिया, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए यहाँ पे कि 3 समान बल्ब प्रत्येक जो है आपको 60 वाट और 200 वाट के स्रोतों से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनसे प्राप्त कुल शक्ति होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 3 बल्ब जुड़ा हुआ है। कितना बल्ब जुड़ा हुआ है, 3 बल्ब। 27 में आपको कितना बल्ब जुड़ा हुआ है, 3 बल्ब जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि तीनों को अगर
क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त कुल शक्ति, शक्ति का वाट का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। किसका वैल्यू पूछ रहा है, वाट का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर इस टाइम में आप लोगों को बताने लगेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, नहीं तो लगेगा आप लोगों को कि सर को नहीं आता है, ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे R1 का यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा, ठीक है, R1 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा, पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, R1 का अगर वैल्यू निकालिएगा, देखिए आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा ना, अभी ये जो लंबा लंबा क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सही लग रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि कमेंट करना आप लोग का बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं आप लोगों को 30 सेट बन रहा है, टोटल का टोटल मैं आप लोगों को करवा दूंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है, आप लोगों को कहीं झांकना नहीं पड़ेगा। और इतना करके चले जाएगा ना, जो कुछ भी नहीं किए हैं इतना, लेकिन अगर अच्छा से करके चले जाएगा, पूरा कंसेप्ट बना के चले जाएगा, तो आप लोग का जो है 100% रिजल्ट जो है इसमें होना है, ठीक है, इसमें जो है 100% रिजल्ट होना है। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, V², यहाँ पे आपका जो है V²/P1 होता है ना। P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, V²/R होता है, P इक्वल टू V²/R होता है। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो है V का वैल्यू कितना है, 200 है, तो 200 का स्क्वायर कीजिए, P पावर कितना है आपका यहाँ पे 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे 60 लीजिए। इसको कैलकुलेशन अगर कीजिएगा ना, तो इसको कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000 और बट्टा यहाँ पे आपको आ जाएगा 3, ये आपका ओम आ गया, ठीक है, ये इतना जो है इतना ओम आपका प्रतिरोध आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका R1 का वैल्यू निकाल गया, ठीक है, R1 का वैल्यू निकल गया, ठीक है, R1 का वैल्यू निकल गया। इसी प्रकार से जो है बल्ब क्या है, समान बल्ब है, ठीक है, 3 समान बल्ब है, तो जैसे R1 होगा, जितना R1 होगा उतना ही R2 होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा R3 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 3 समान बल्ब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समान शब्द का यूज किया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे आप देखिएगा तो समान शब्द का यूज किया गया है, तो 3 समान बल्ब है, तो ठीक है। तो R1 और R2 और R3 तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये बोल रहा है कि तीनों किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो तीनों के तीनों किस में है, तो आपको समांतर श्रेणी में, सॉरी समांतर नहीं, आपको जो है हाँ समांतर श्रेणी में आपको जो है ये जुड़ा हुआ है। किस श्रेणी में जुड़ा हुआ है, आपको समांतर क्रम में जो है ये जुड़ा हुआ है। तो इसका जो है आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट कैसे निकालिएगा, तो 1 क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 होता है, फिर 1/R2 होता है, ठीक है, फिर 1/R3 होता है, ये सारी चीज़ होती है ना सारी चीज़। तो R इक्विवेलेंट अगर आप यहाँ पे निकालिएगा तो आपको डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको जो है 2000/9 आएगा, ठीक है, 2000/9 आपका जो है R इक्विवेलेंट निकल के आएगा। समझ गए आप लोग, 2000/9 जो है आपको R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको वोल्टेज भी पता चल गया है, वोल्टेज कितना है 200 का, और R इक्विवेलेंट भी आपको पता चल गया है। तो यहाँ से आप पावर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत शक्ति आपका क्या हो जाएगा, V²/R होता है, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना था आपको, V का वैल्यू कितना था 200, V का वैल्यू कितना था 200 का स्क्वायर, और R का वैल्यू कितना आया था 2000 और बट्टा में 9 आया था, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 180 वाट आएगा, ठीक है। अगर इतना क्वेश्चन बड़ा कराने लगेंगे ना लास्ट में तो आप लोग होच पोच हो जाइएगा। अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं करा दूंगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखना है आपको कि एक धारा प्रवाही परिनालिका अपने अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करती है, ठीक है। यदि धारा दुगुनी और फेरों की संख्या प्रति सेंटीमीटर आधी कर दी जाए तो नया कुंडली क्षेत्र क्या होगा, ठीक है। तो नया कुंडली क्षेत्र क्या होगा, इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है इसका आसान तरीका, सबसे पहले आसान तरीका होता है कि B इक्वल टू क्या होता है, धारा प्रवाही परिनालिका, तो B जो है B इक्वल टू क्या होता है आपका कि μ0 Ni, ठीक है, μ0 Ni। अब यहाँ पे देखिए कि μ0 Ni, N क्या है, फेरों की संख्या है, I क्या है आपका विद्युतीय धारा क्षेत्र है, I क्या है आपका विद्युतीय धारा है, ठीक है, और N क्या है आपका नंबर ऑफ फेरों की संख्या है। अब यहाँ पे क्या किया है कि फेरों की संख्या को क्या किया है, म्यू तो वैसे ही रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो अब फेरों की संख्या को क्या किया है यहाँ पे कि n/2 कर दिया है, ठीक है। फेरों की संख्या को क्या किया है, n/2 किया है, n/2 ही कर दिया है ना, फेरों की संख्या को n/2 किया है, लेकिन I को क्या किया है कि 2I कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे I है तो उसको क्या किया है कि 2I कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर I और 2I कर दिया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए फेरों की संख्या को आधा किया है, लेकिन क्या किया है, धारा को दोगुना किया है, तो ये और ये तो कट ही जाएगा ना, ये और ये कट जाएगा, तो फिर आपका जो है फिर आपका जो बन के आ रहा है, फिर आपका यहाँ पे फार्मूला बन के आ रहा है, तो जो पहले था B का फार्मूला वही अब भी निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि एक सीधे तार में जो है 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसकी लंबाई 0.5 मीटर है, और यदि 2T तीव्रता से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है तो तार पर लगने वाले बल बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका
जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप लोग अगर कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेशन करके आप लोग जो है बता दीजिए, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका जो है मैं फार्मूला यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एफ बराबर क्या होता है, पाई बी क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है आपका पाई बी साइन थीटा, यही होता है ना, पाई बी आपका साइन थीटा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ रहता है तो कितना फोर्स लगता है, पाई बी साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका जो है आई बी साइन थीटा होता है, सॉरी पाई बी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आई बी साइन थीटा। आई बी आपका क्या होता है, आई बी साइन थीटा आपका जो है यहाँ पे हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जो है वैल्यू पुट करना है साइन 90 डिग्री का, ठीक है। साइन 90 डिग्री का जो है आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये आपका जो है निकल के कितना आ जाएगा, आई एल, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये आपका आई एल बी साइन थीटा। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा फार्मूला चेक कर ले रहा हूँ इसका, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपका फार्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे, हाँ देखिए, फोर्स का फार्मूला आपका क्या हो जाता है कि आई एल बी आपका साइन थीटा हो जाता है, और यहाँ पे आपको सब कुछ पुट करना है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 1.2 एम्पियर दीजिएगा, यहाँ पे एल कितना है तो 0.5 रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना रखिएगा, 0.5 रखना है। फिर यहाँ पे आपको 2 रखना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का 2 रखना है। और साइन और थीटा कितना है आपका 90 डिग्री, लंबवत बोल रहा है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री रखना है। और इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको जो है 1.2 न्यूटन का यहाँ पे आपको वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला का पुट करना था, ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है डायरेक्ट आप लोग फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। ये अब बताने का क्या ही मैं, अब इसका जो है सीधा आप लोग फार्मूला रख लीजिए। इसका फार्मूला क्या हो जाता है आपका कि क्यू भी आर अपॉन 2, क्या होता है, क्यू भी आर अपॉन इसका 2। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया, ठीक है। सारे के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रैपिड फायर क्वेश्चन में, क्योंकि आपका जो है 1 घंटा होने वाला है, ठीक है। तो 1 घंटा होने वाला है, तो रैपिड फायर सिचुएशन में जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन करेंगे। तो जल डालने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें बदल जाता है, तो बताइए जल डालने पे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में बदल जाता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं सीधे अब बताते चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्यों होता है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको जो है फार्मूला पता होगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है। CaSO4 1/2 H2O होता है, ठीक है। उसमें आप अगर वाटर ऐड कीजिएगा तो CaSO4 2H2O में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप पानी मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली आदत मेरा थोड़ा वो है उस टाइप का है कि जो भी क्वेश्चन आता है ना तो मेरे को आदत है कि थोड़ा बताने का, ठीक है, इसलिए मैं बताने लग जाता हूँ। लेकिन अभी टाइम नहीं है बताने वाला, अभी आप लोग को नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कैसे होगा ये आप अभी का टाइम है। तो 32 नंबर क्वेश्चन में देखें कि यह Cl2 के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग या चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग चूर्ण बनाता है। तो बताइए कौन सा चीज़ जो है Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके जो है ब्लीचिंग पाउडर को जो है निर्माण करता है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बुझा हुआ चूना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लैम्प बोलते हैं, बुझा हुआ चूना उसको बोलते हैं, स्लैग्ड लैम्प बुझा हुआ चूना बोलते हैं, ठीक है। एक CO होता है, ठीक है, CaO, उसको क्या बोलते हैं, अनबुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaOH का हॉल 2S उसको क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं। सारे के सारे आपके PYQ में जितना भी अभी मैं बोला हूँ ना, सबका सब PYQ में आपका पूछा हुआ है। जिप्सम उपसम, बुझा हुआ चूना, नन बुझा हुआ चूना, तो सब के सब आपके ये जो है PYQ में पूछा गया है। 333 नंबर बताइए इसके बारे में, अम्लराज के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, एक्वारेजिया इसको बोलते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया बोलते हैं, कितना होता है ये बताइए, 1:3 के फॉर्म में होता है। ठीक, अमोनिया इसमें HNO3 क्या है, अमोनियम नाइट्रेट, इसमें कितना रहना चाहिए, 1 अनुपात में रहना चाहिए। HCl कितना रहना चाहिए, 3 अनुपात में रहना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 33 का क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1:3 में HNO3 क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड इसमें कितना रहना चाहिए, 1 अनुपात में, और जो है HCl कितना रहना चाहिए, 3 अनुपात में। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, अगर 1 बूंद अगर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो 3 बूंद हमको क्या डालना है, HCl डालना है और उसको मिलाना है। और इसको अगर मिला देंगे तब क्या बनेगा, एक्वारेजिया बनेगा। और इस एक्वारेजिया में अगर सोना को भी डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको साफ कर देगा। समझ गए आप लोग, तो ये प्रक्रिया होती है। अगला देखिए कि टमाटर में यह अम्ल होता है, तो अब तो याद करने वाला है। तो बताइए टमाटर में जो है कौन सा अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। सेट्रिक अम्ल कहाँ पे होता है ये आपको याद रखना चाहिए। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे होता है ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो सारे के सारे आपको जो है याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेट्रिक अम्ल कहाँ पे होता है बताइएगा आप लोग,
लैक्टिक तो आप लोग बता दीजिएगा कि दही वगैरह में होता है। सेटरिक अम्ल कहाँ पे होता है? जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें आपको पाए जाते हैं। HCl आपके पेट में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। बेकिंग सोडा, ठीक है, एक होता है वॉशिंग सोडा, एक होता है आपका क्या, एक होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग धोने वाला सोडा, एक होता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा में जो है कौन सा अम्ल मिलाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक अम्ल जो होता है, जो इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, वो आपको बेकिंग पाउडर में जो है ये रहता है, ठीक है। ये अम्ल जो है बेकिंग पाउडर में रहता है। समझ गए आप लोग? तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का मिल्क होता है, ठीक है। मैग्नीशिया का मिल्क होता है। तो मैग्नीशिया का मिल्क कब बनेगा? जब वो पानी के साथ घुलेगा तभी तो मैग्नीशिया का मिल्क बनेगा। अगर पानी के साथ घुलवे नहीं करेगा तो मैग्नीशिया का मिल्क बनेगा? कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो MgOH का हॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। MgOH का हॉल्ट है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। अब उभयधर्मी किसको बोला जाता है? जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं उसको उभयधर्मी बोला जाता है। तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रहा है, वो एल्युमिनियम भी होते हैं, जिंक भी होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम जिंक होते हैं, वो सारे उभयधर्मी ही होते हैं। यहाँ पे जिंक दिया हुआ है तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये मेटल और नॉन में देखिए, वैसे जो जितने भी आपके जो है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या चीज़ का काम करता है? वो आपका जो है धातु का ऑक्साइड आपको क्षार की तरह काम करते हैं, लेकिन अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके लवण की तरह काम करते हैं। समझ गए? यहाँ पे धातु के ये ऑक्साइड है, जिंक क्या है? आपका धातु है, लेकिन इसमें अपवाद है। अपवाद है, ये आपको अम्ल की तरह भी काम करता है और आपको जो है लवण की तरह भी काम करता है, दोनों की तरह काम करता है। इसीलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि ब्रोंज में होता है, ठीक है। ब्रोंज में आप क्या क्या होता है बताइए? ये आपको जो है ब्रोंज में क्या क्या होता है ये आपको बताइए। ये एलवाई से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एलवाई से पूछा गया है। तो कॉपर और SN, ठीक है। कॉपर और SN, कॉपर और टीन जो है आपको किस में बनता है? ब्रॉन्ज में रहता है। ब्रॉन्ज को जो है कॉपर और टीन उसमें रहता है। क्या चीज़ में रहता है? ब्रॉन्ज में, ठीक है, ब्रॉन्ज में। अगर कॉपर और जिंक रहेगा तो क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। कॉपर जिंक रहेगा तो क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि थर्माइट अभिक्रिया में यह अपचायक होते हैं। तो यह अपचायक कौन से हैं? कौन से अपचायक जो है थर्माइट अभिक्रिया में होता है ये आपको बताना है। तो अपचायक अभिक्रिया में जो है कौन से जो है आपका थर्माइट होता है। थर्माइट अभिक्रिया में कौन सा अपचायक होता है ये आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एल्युमिनियम वहाँ पे होता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है थर्माइट अभिक्रिया में जो है आपको क्या रहता है यहाँ पे अपचायक के रूप में? एल्युमिनियम रहता है, ठीक है। तो 39 नंबर का यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का जो है 39 नंबर का जो है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसका रिएक्शन देखना चाहें तो रिएक्शन अभी मत देखिए, ठीक है। इसमें रिएक्शन अभी मत देखिए। अभी आप याद रखिए कि अपचायक अभिक्रिया में जो है कौन सा थर्माइट अभिक्रिया में कौन सा अपचायक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए कि सिनाबार मतलब सिनाबार से Hg इस तरह से प्राप्त किया जाता है। अब सिनेबार क्या है आपका? सिनेबार क्या है आपका? एक ओर है, ठीक है, एक ओर है। सिनेबार क्या है? एक ओर है, जिसमें क्या होता है? Hg होता है, मतलब मरकरी रहता है। तो उस मरकरी को सिनेबार से कैसे आपको जो है निकाला जाता है इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकाला जाता है? तो भर्जन क्रिया द्वारा, ठीक है। आपको जो है भर्जन विधि द्वारा जो है उसको मरकरी को कहाँ से निकाला जाता है? उसके ओर से निकाला जाता है। भर्जन को जो है अंग्रेजी में ROASTING रोस्टिंग भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। रोस्टिंग भी बोलते हैं, जिसको गर्म करना बोलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग भी बोलते हैं उसको। तो याद रखिएगा भर्जन अभिक्रिया, भर्जन क्रिया द्वारा किस एक धात्विक गुण सर्वाधिक है? किस एक का धात्विक गुण सर्वाधिक है? अब देखिए धात्विक गुण किसका सर्वाधिक रहेगा? ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ये आपका पीरियोडिक टेबल है ना, इधर 5 गो है, ठीक है। इधर ऐसे ऐसे 5, सबसे लास्ट में क्या है? नोबेल गैस का है, ठीक है। सबसे लास्ट में नोबेल गैस का है। तो यहाँ में जो पहले वाला रहेगा और सबसे ऊपर में रहेगा वही आपका धात्विक होगा, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा? अधातु की प्रवृत्ति उसमें बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे नीचा जाइएगा वहाँ भी जो है आपका धात्विक गुण जो है थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। तो बताइए कि 41 नंबर में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 41 नंबर में इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, पोटासियम जो है आपका सबसे ज़्यादा धात्विक गुण वाला होता है, ठीक है। पोटासियम जो है आपका, ये सोडियम से भी होता है आपका जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसा होता है ना। तो ये आपका पोटासियम में जो है सोडियम से भी ज़्यादा क्या होता है? धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण आपका जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? पोटासियम में होता है। धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने से क्या होता है? आपका बढ़ने लगता है। ऊपर से नीचे आइएगा तो धात्विक गुण आपका बढ़ेगा, ठीक है।
इसमें ऊपर से नीचे आने पे अगर ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम हो गया, ठीक है, ये कॉलम हो गया, कॉलम में ऊपर से नीचे आइएगा धात्विक गुण उसका बढ़ेगा, ठीक है, इधर से इधर जाइएगा तो धात्विक गुण आपका क्या होगा, घटेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो थ्योरी में पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी आपके क्वेश्चन में आ रहा है तो थोड़ा बहुत जितना हो सकता है मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि कौन एक उदासीन ऑक्साइड है। अब उदासीन ऑक्साइड का सारे के सारे पे क्या रहता है, ऑक्साइड पे चार्ज रहता है। ऐसे अब बहुत सारे ऑक्साइड है जिसपे क्या रहते हैं, चार्ज रहते हैं, या तो ये पॉजिटिव रहेगा या वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि उदासीन के बारे में पूछ रहा है। तो N2O होगा, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसको तोड़िएगा तो इस पर जो है चार्ज आ जाएंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे CO2 भी नहीं होते हैं, ठीक है, CO2 भी आपका जो है उदासीन नहीं होते हैं। एक आपका जो है CO बच गया, SO और SO2 बच गया। तो SO2 के बारे में तो विश्व विख्यात है कि ये उदासीन नहीं होते हैं, इस पर चार्ज होते हैं। तो एक बच रहा है आपका क्या, C बच रहा है। तो 42 नंबर का बताइए कि क्या हो जाएगा। 42 नंबर का ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन C आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि बोरेक्स है, ठीक है, बोरेक्स का आपको फार्मूला पूछा है। तो बोरेक्स का फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए, ये तो आपको याद करने वाला है। तो बोरेक्स का फार्मूला आपको बताना है 43 नंबर में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na2NA2B4O7.10H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, बोरेक्स का फार्मूला हो जाता है, ऑप्शन डी। ये आपका बोरेक्स का फार्मूला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पोटास एलम के एक अणु में H2O कितने होते हैं। पोटास एलम के एक अणु में कितने H2O होते हैं, लास्ट में जो जितना H2O होता है वो आपको बताना है, ठीक है, लास्ट में जितना होता है। तो ये तो विश्व विख्यात है, आपको पता ही होगा कि 24 गो होता है लास्ट में, ठीक है। कितना होता है, 24 होता है। अगर आप इसका फार्मूला देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, K2SO4, उसके बाद होता है Al2SO4 का क्या, होल थ्राइस, और इसके लास्ट में होता है 24H2O, ठीक है। तो ये आपको एलम का फार्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एल्डिहाइड का जो है समान सूत्र आपको पूछा गया है। तो एल्डिहाइड का समान सूत्र ये है, सबसे लघु मतलब सबसे छोटा एल्डिहाइड के लिए n का मान कितना होगा। सबसे छोटा एल्डिहाइड के लिए आपका n का मान, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, CnH2n+1, ठीक है, H2n+1, और यहाँ पे जो है CHO है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए कि CnH2n, ठीक है, CnH2n+1, और यहाँ पे आपको CHO है, ठीक है। तो टाइपिंग में थोड़ा एरर है, मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पे। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड जो होगा उसके लिए आपको क्या पूछ रहा है कि उसके लिए आपको n का वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। 45 नंबर में वो आपको बताना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मान लीजिए कि अगर n का वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, ठीक है, n का वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए कि एल्डिहाइड बनता है, तो n का वैल्यू मान लीजिए 0 रख दिए, तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बच गया आपको कि यहाँ पे भी ये 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया, और उधर आपका क्या है, CHO है। तो HCHO इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। तो एक छोटा सा एल्डिहाइड बन गया ना, तो अगर कार्बन की संख्या अगर हम 0 भी रखेंगे तो भी यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं इसको। तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा एल्डिहाइड। 46 नंबर में देखिए कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधकों की संख्या बताइए। इतना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यही ना होता है बेंजीन, बेंजीन आपका तो यही होता है, ठीक है, यही होता है बेंजीन। गिनिए इसमें कितना सिग्मा है, कितना पाई है, 1 2 3, 3 गो पाई है, तो 3 गो तो हो गया। जहाँ जहाँ 6 है उसको हटा दीजिए, तो ये 2 ही बच रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड को गिनना है, 1 2 4 5 6, और यहाँ पे 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। तो 12 इसका क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, समझ गए। 12 पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47 में कि इसमें C परमाणु में दूरी न्यूनतम है, ठीक है, इसमें C परमाणु में दूरी न्यूनतम है। अब बताइए एसिटिलीन में होता है, इथेन में होता है, बेंजीन में होता है, या हीरा में होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें जो है कार्बन जो है, ये सारे के सारे कैसे कैसे मतलब ये सारे के सारे कैसे प्रोडक्ट है, ये कार्बन से बने हुए प्रोडक्ट है, सारे के सारे कार्बन के आपके जो है डिफरेंट डिफरेंट रूप है, उसी से बना हुआ है ये एसिटिलीन भी, इथेन भी, बेंजीन भी और हीरा भी। तो ऐसा कौन सा ये मतलब तत्व है, ऐसा कौन सा पदार्थ है ये जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो है कम दूरी रहता है, ठीक है।
इस बॉन्ड का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैक्ड रहेगा, सबसे ज़्यादा जो मजबूत रहेगा, उसी में आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पैक रहेगा उसी में आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा। तो कौन सबसे ज़्यादा पैक रहेगा ये बताइए कि कौन सबसे ज़्यादा पैक रहेगा। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा वो रहेगा सबसे ज़्यादा मजबूती से, कि जिसमें डबल बॉन्ड रहेगा वो रहेगा, या जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो रहेगा, ये बताइए। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा वो आपको जो है सबसे ज़्यादा मजबूती से रहेगा बंधा हुआ। तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? इथेन में होगा? नहीं। बेंजीन में होगा? नहीं। हीरा में होगा? नहीं। तो किस में होगा? एसिटिलीन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। एसिटिलीन में आपको जो है ट्रिपल बॉन्ड देखा जाता है। एसिटिलीन में आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो है 3 आपको बॉन्ड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 3 आपको बंधक देखने के लिए मिलेंगे, और इसका जो है वैल्यू होता है ना 0.2 1.8 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इतना कम होता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका जो है एसिटिलीन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे पूछ रहा है 48 नंबर में। 48 नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे कि C2H5 MgBr और H2O की अभिक्रिया का उत्पाद। तो देखिए ये अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। ये अभी आप सिर्फ याद कर लीजिए कि आपको इससे क्या बनता है। तो ऑप्शन डी, इससे क्या बनता है? इथेन बनता है, ठीक है। इससे क्या बनता है? इथेन आपको जो है बनता है, ठीक है। इथेन बनता है। क्या बनता है इससे? इसको क्या बोलते हैं? इथाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और पानी को अभिक्रिया करा रहे हैं। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और पानी को जो अभिक्रिया करवा रहे हैं तो आपको क्या बन रहा है? तो क्या बन रहा है आपको? क्या बन रहा है आपको? इथेन बन रहा है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर नहीं बनता है तो छोड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। ज़्यादा बनाने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव चले जाएगा। एल्केन में विभिन्न प्रकार के C परमाणुओं से जुड़े H परमाणुओं का अभिक्रिया कर्म निम्न होता है, ठीक है। अब एन इन आइन एल्केनो, ठीक है, एल्केन के पूछ रहा है। तो एल्केन में विभिन्न प्रकार के C परमाणुओं से जुड़े H मतलब परमाणु, H परमाणुओं का अभिक्रिया क्रम निम्न होता है। तो बताइए कैसा हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा वाला जो है हाइड्रोजन आपको जो है अभिक्रिया में भाग लेता है, ये आपको पूछ रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि सबसे पहले जो है कौन वाला जो है हाइड्रोजन जो है आपको भाग लेता है अभिक्रिया में, ठीक है। बताइए अभिक्रिया का कर्म क्या होता है? सबके बराबर होते हैं, तो ये इसको काट के हटा दीजिए, ठीक है। ये होगा नहीं, ये बहुत ही गलत उत्तर है, तो इसको पहले ही काट के हटा दीजिए आप लोग। जो सबसे गलत है उसको उड़ा दीजिए। अब देखिए इस तीनों में आपको जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा जो है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन ज़्यादा जो है आपको अभिक्रिया में अभिक्रिया का कर्म निम्न होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो त्रियक बंध से बंधा हुआ रहेगा, ठीक है। जो आपको ट्राइड से बंधा हुआ रहेगा उसका जो है सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका त्रियक का होगा, उसके बाद द्वितीयक का होगा, उसके बाद जो है प्राथमिक का होगा। तो एल्केन में विभिन्न प्रकार के C परमाणुओं से जुड़े H परमाणुओं का अभिक्रिया कर्म क्या है? C परमाणुओं से, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो इस टाइप के जो रहेंगे ना वो सबसे ज़्यादा क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा आपको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले आपको जो है रिएक्शन में आपको क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे। कौन वाले करेंगे? कौन वाले करेंगे? जो आपके 3 साइड से जुड़े हुए H वाले रहेंगे वो, जो आपके 3 साइड से जुड़े हुए H वाले रहेंगे वो आपके, समझ गए आप लोग? तो आपको जो है ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गैसोलीन में सर्वाधिक ऐच्छिक प्रकार की कार्बन होती है, ठीक है। गैसोलीन में सर्वाधिक ऐच्छिक प्रकार की कार्बन होती है। तो बताइए कि गैसोलीन में सबसे जो है ऐच्छिक प्रकार के कार्बन कौन से? असंतृप्त कार्बन होते हैं, शाखायुक्त होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, या रेखीय श्रृंखला होती है, ठीक है। रेखीय श्रृंखला होती है। तो बताइए ये हाइड्रोकार्बन कैसे होती है? शाखायुक्त होती है, ठीक है। और ये आपको जो है संतुलित हाइड्रोकार्बन होती है। कैसी हाइड्रोकार्बन होती है? संतुलित हाइड्रोकार्बन होती है। गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन में जो है एल्केन, एल्कीन तथा कुछ सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी मौजूद रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है कुछ सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी मौजूद रहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। गैसोलीन में किस प्रकार के ऐच्छिक कार्बन रहते हैं? तो आपके शाखायुक्त ऐच्छिक कार्बन रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन में यदि किसी अम्ल का अनुभज्य सूत्र, ठीक है, मानी कि सूत्र उसके बारे में पूछ रहा है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है छोड़िए उसको, कि यदि किसी अम्ल का अनुभज्य सूत्र जो है CH2O2 है तो अम्ल का आणविक सूत्र क्या होगा, ठीक है। अब अम्ल का जो है आणविक सूत्र क्या होगा इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो यदि किसी अम्ल का सूत्र CH2 और O2 है तो अम्ल का जो है इसको जो है आणविक सूत्र क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। तो आणविक सूत्र उसका क्या हो जाएगा? ये अणु के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये कौन सा अम्ल है ये अगर आपको लिखना रहेगा तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? HCOOH।
HCOOH ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, HCOOH तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही इसका आणविक सूत्र हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कौन सा एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड इसी को बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल इसी को बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, आपको चींटी वगैरह का जो डंक मारता है आपको, लाल चींटी जो आपके बगीचे में रहते हैं, तो उसी के जो डंक में है ये आपको पाए जाते हैं, ठीक है। कौन, फॉर्मिक एसिड, समझ गए आप लोग, ये फॉर्मिक एसिड उसी में पाए जाते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। 51 का। 52 का आप देखिए, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय इस प्रक्रियात्मक समूह को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है। तो बताइए कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण अगर कर रहे हैं तो किसका जो है सबसे ज़्यादा, आपको सबसे पहला नामकरण किसका करते हैं ये बताइए। 52 में जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे अधिक वरीयता किसको दी जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, C⋅N, ठीक है। C⋅N को जो है सबसे ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। 52 का क्या हो जाएगा, 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आपको यहाँ पे देखना है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे शायद गलत आपको जो है टाइप करके दे दिया है। 52 नंबर क्वेश्चन में कुछ हमको गड़बड़ी दिख रहा है, ठीक है, कुछ हमको गड़बड़ी दिख रहा है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको C⋅N होगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड दिया गया है लेकिन C⋅N यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको नाइट्रल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर में देखें, इस यौगिक में जो है एल्कील समूह N परमाणु से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है। इस यौगिक में एल्कील समूह N परमाणु से नहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो किसमें N परमाणु से जो है नहीं जुड़ा हुआ रहता है एल्कील ग्रुप, वो आपको जो है टेट्राब्यूटाइल एमीन होता है, या ट्राइमेथिल एमीन होता है, या आपका एथिल नाइट्राइट होता है, या आपका नाइट्रोमेथेन होता है। तो ये जितने भी आपको जो 12th क्लास के हैं उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो 10th क्लास में है तो उनके लिए थोड़ा बहुत ही आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप लोग याद करके चले जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, सिर्फ याद करके आपको चले जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। टेट्राब्यूटाइल इसका जो है सही उत्तर, ब्यूटाइल एमीन, टेट्राब्यूटाइल एमीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जो 10th क्लास के हैं वो ज़्यादा अभी मगअप करने का ज़रूरत मत कीजिएगा, सिर्फ आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़े हैं वो भी भूल के चले गए। यहाँ पे आप देखिए, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर दिया है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिस कर दिया है। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि टी ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर प्राप्त होता है, ठीक है। टी ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे प्राप्त होता है, क्या चीज़ प्राप्त होता है, ठीक है। टी ब्यूटाइल अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे क्या प्राप्त होता है, तो एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है। याद रखिएगा, एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन किस चीज़ में काम आता है आपको पता है, नेल पॉलिश वगैरह जो लगाते हैं तो उसको हटाने के लिए एसीटोन का बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसको बहुत ही ज़्यादा आपको जो है यूज किया जाता है। अब हुप विधि का उपयोग किस धातु के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो हुप विधि का उपयोग किसके शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, तो आपको एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उत्तर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखिए, अब आपका जो है 56 नंबर हो गया। अब 57 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में लुकास अभिकारक है, ठीक है। तो लुकास अभिकारक जो है किसको बोलते हैं, ल्यूकास अभिकारक जो है, लुकास अभिकारक किसको बोला जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जिंक क्लोराइड और HCl, ठीक है। जिंक क्लोराइड और HCl को जो है लुकास अभिकारक बोला जाता है, ठीक है। जिंक क्लोराइड और HCl को जो है लुकास अभिकारक बोला जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है 2025 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये 2025 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोग देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि FeSO4 जो है ठोस को गर्म करने पर उत्पाद बनता है। तो कौन कौन से उत्पाद बनेंगे, यहाँ पे जो है आपको SO4 है लास्ट में, सल्फेट इसको बोलते हैं। 58 नंबर को क्या बोलते हैं, सल्फेट आप इसको बोलते हैं। तो सल्फेट बोलते हैं, तो इससे क्या क्या निकलेगा आपको, ऑप्शन ए आपको जो है SO2 और SO3 दोनों यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको गर्म करेंगे, इसको अगर हीट देंगे तो हीट देने के बाद जो है Fe निकलेगा ही निकलेगा, उसके बाद SO2 और SO3 भी यहाँ पे निकलेगा। सिर्फ Fe नहीं निकलेगा, उसका जो है ऑक्साइड निकलता है, ठीक है, उसका ऑक्साइड निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए
कि PbNO3 का हॉल ट्वाइस, PbNO3 का जो है हॉल ट्वाइस है, तो उसका आपको क्या करना है, गर्म करना है। PbNO3 का हॉल ट्वाइस है नाइट्रेट, इसको लेड नाइट्रेट बोलते हैं। तो लेड नाइट्रेट को अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें से जो है आपको क्या निकलेगा, तो आपको बताना है। तो NO2, ठीक है, इसमें क्या निकलेगा, NO2 जो है इसमें निकलेगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। NO2 इसमें से रिलीज होता है, ठीक है। NO2 और O2 भी रिलीज होता है। क्या क्या रिलीज होता है, PbO रिलीज होगा, NO2 रिलीज होगा, और आपको जो है NO रिलीज होगा। ये सारे के सारे चीज़ आपको क्या होते हैं, रिलीज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फेरस वाले में जो था उसमें Fe2O3 निकलता है, ठीक है, और SO3 और SO2 निकलता है। तो अगर आपको जानना है तो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पे देखिए कि 60 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन के नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है, बाद बाकी सब कुछ सही है। ये आपको 59 नंबर क्वेश्चन होगा आई थिंक, कि जब H2S गैस को वायु में जलाया जाए तो उत्पाद क्या बनता है। जब हाइड्रोजन सल्फेट को जो है वायु में अगर जलाया जाता है तो उत्पाद क्या बनता है आपको, तो SO2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, SO2 बनता है। H2S को अगर वायु में जलाते हैं, ठीक है, जलाते हैं तो क्या बनता है आपको, SO2 बनता है, ठीक है, SO2 बनता है। और यहाँ पे पानी भी बनता है आपको, H2O भी बनता है। तो दोनों चीज़ बनता है। मैंने यहाँ पे अभी इसको रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि HNO3 इस धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 उत्पाद करते हैं। ये क्या है, अम्ल है आपका, ये क्या है आपका, अम्ल है ना, अम्ल, अम्ल है। तो अम्ल जो है किस धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 उत्पाद करता है। तो यहाँ पे नीचे में जो है सारे के सारे धातु ही आपके दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो है आपको चूज करना है, ठीक है, उसमें भी आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको क्या चूज करना है, कॉपर के साथ जो है ये अभिक्रिया करती है जब, तो आपको क्या देता है, H2O का उत्पाद बनाती है। जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करती है तो आपको क्या करता है कि H2O का उत्पादन करती है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि आप ये यहाँ पे HNO3 जो होती है ना, HNO3, तो ये आपका क्या है, एसिड है। और एसिड जब किसी मेटल से अभिक्रिया करती है ना तो H2 गैस ही निकालती है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डीप में आपको पूछा गया है। यही अगर यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता, यहाँ पे अगर लिखा हुआ था, दो चीज़ आप पढ़े होंगे कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड, यानी कि सांद्र और तनु, ठीक है, सांद्र और तनु। अगर यहाँ पे आपको तनु HNO3 रहता, ठीक है, अगर तनु HNO3 रहता तो आपको जिंक, फेरस और Mn सबके साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता, क्योंकि ये गुण ही है किसका, एसिड का, कि मेटल के साथ अभिक्रिया करके वो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। तो अगर तनु रहता ना वहाँ पे तो होता है, लेकिन सांद्र अगर रहता है तो HNO3 के साथ अभिक्रिया करके आपको जो है कॉपर के साथ अभिक्रिया करके HNO3 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन है इस PDF में, लेकिन वो मैं करवाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि टाइम अभी आपको बहुत कम है। अगर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवाने लगूंगा, आपको पता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप लोग को सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है, कमेंट करके सपोर्ट दिखाइएगा और सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट दिखाइएगा। तो मैं आप लोगों को आगे का सारे के सारे PDF जितने भी सेट है मैं करवा दूंगा, अगर आप लोग की तरफ से जो है अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में।